स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं ABCD, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसकी हर एक छोटी छोटी बारीकी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ABC एंड CDE ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर। ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्ट है ना। एक का सेंटर नीचे की तरफ है, दूसरे का सेंटर ऊपर की तरफ, लेकिन दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है। कितना? 100 मीटर, है ना। ये रेडियस 100 मीटर है। एंड जॉइंट स्मूथली, आप देख ही सकते हो। ईच पार्ट सबटेंड्स राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है। अ साइकिल वेइंग 100 kg टुगेदर विद द राइडर, यानी साइकिल और इस राइडर की मास दोनों मिलाकर 100 kg है। और कांस्टेंट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ये, है ना। V की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है। क्या इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया जाए? क्या मौखिक 5 मीटर पर सेकंड, समझ, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज़ एट B एंड D। तो जब वो B पे और D पॉइंट पे होता है तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये निकालना है, बेसिक है। तो चलिए यहीं पर मैं FBD बना दे रहा हूँ। इस साइकिल पर नॉर्मल किधर लगेगी? ऊपर लगेगी। MG किधर लगेगी? नीचे लगेगी। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन V²/R। लेकिन है ना, सेंट्रीफ्यूगल में जो मज़ा है वो क्या ही कहें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, कोई रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाइए इसके सेंटर पे, है ना, जो आप भी है ना V/R ओमेगा से घूम रही है आपकी, है ना, रोटेटिंग चेयर समझ लीजिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगी? सेंटर से दूर लगती है। ठीक है, कितनी लगेगी वो? mv²/r। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, नेट फोर्स 0 लिखने का सौभाग्य मिलता है ना। तो एट बी, है ना, मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स 0। ठीक है, तो ऊपर एक नॉर्मल लग रही है, नीचे mv²/r लग रही है, और सॉरी ऊपर ही, और नीचे क्या लग रही है? mg लग रही है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? mg माइनस mv²/r। अब बस वक्त है डाटा पुट करने का। मास कितनी थी? 100 kg थी। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखिए मास 100 है, वी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बटा 100। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 1000 × 10, सॉरी 100 × 10 1000 हो गया, और 100 कट गया 25। 1000 माइनस 25 975। तो नॉर्मल की वैल्यू 975 न्यूटन आ गई। एन काट मत देना, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए एट बी, सॉरी बी पे तो हो गया, अब डी पे देखिए, है ना। डी पे क्या क्या फोर्स लग रही है? तो उसी तरीके से नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगी ऊपर के डायरेक्शन में, है ना। mg तो नीचे ही लगेगी। और इस बार अगर आप रोटेटिंग फ्रेम पे बैठते हो, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो तो किधर लगाओगे? सेंटर से दूर। अब सेंटर इसका इधर है, तो सेंटर से दूर में यानी mv²/r इस साइड लगाएंगे। फिर से नेट फोर्स 0 ही लिखना है आपको। इस बार क्या हो जाएगा? नॉर्मल इक्वल टू mg प्लस mv²/r। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वल टू, ऐसा करें क्या, इसको n1 नाम दे देता हूँ मैं, इसको n2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए डाटा पुट कर लीजिए। mg की वैल्यू अभी अभी सॉल्व किया था आपने, 1000 आया था, फिर से वही आएगा ना, बस यहाँ प्लस होगा। और ये कितनी आई थी? 25 आई थी, तो 1025 न्यूटन नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब देखिए बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। मतलब जब वो साइकिल बी सी और डी वाले पॉइंट पर है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। यानी ये जो सरफेस है वो रफ है, क्लियर है। तो देखिए बी पॉइंट पर जब आप हो तो फ्रिक्शन तो टेंजेंट में ही लग सकती है, अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड लग सकती है। अब बताइए इस टेंजेंट डायरेक्शन में चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना सही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगी? 0 होगी। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगी तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो क्या इससे आपको पता चल गया? यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगी? 0 होगी बी पॉइंट पे, क्लियर। अब डी पॉइंट पे सेम लॉजिक लगाइए, चूंकि ये वी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी dv/dt। तो फोर्स भी क्या होना चाहिए? टेंजेंट के डायरेक्शन में 0, और टेंजेंट में अगर कोई लगता तो फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई।
तो हमने बी और डी वाले पॉइंट पे तो निकाल लिया है, सी पॉइंट पे मैं अभी निकालूंगा जस्ट इसके बाद, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सी पॉइंट, अब देखिए सी अजीब पॉइंट है ना। सी बेसिकली दो तरह का पॉइंट है, आप देख सकते हो। किसको सी बोलूँ? जस्ट पहले सेंटर नीचे है, जस्ट बाद सी सेंटर ऊपर है। तो क्या आपको यहाँ आ रही है कि सी दो जैसा बिहेव करता है, जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी, है ना। सी डैश और सी डबल डैश भी आप ले सकते थे। तो मैंने दोनों पे मैं एफबीडी बनाने वाला हूँ और दोनों का फ़र्क आपको यहाँ पे दिखेगा भी। तो चलिए एफबीडी शुरू करते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल में चलिए N3 मान लेता हूँ इस बार। नीचे mg लगेगा ऑब्वियसली, और चूंकि ये v स्पीड से आ रहा है टेंजेंशियली, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दीजिए, आप रोटेटिंग फ्रेम पे बैठ जाओ, है ना, सेंटर पर। तो mv²/r ऊपर लगेगा। अब देखिए ये एंगल कितनी है, 45 डिग्री है। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? हाँ आ गया। ये देखिए 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, mg cos 45 डिग्री होगा। क्या आप ये समझ रहे हो? सिंपल है ये चीज़। तो देखिए इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या नेट फोर्स 0 है? क्योंकि साइकिल सरफेस से ऊपर उछल थोड़ी रहा है यहाँ पर। तो नेट फोर्स 0 जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करोगे आप, तो N3 प्लस mv²/r इक्वल टू क्या लिखोगे, mg cos 45 डिग्री। तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल, mg cos 45 डिग्री माइनस mv²/r। अब डाटा भी पुट कर लेते हैं। मास की वैल्यू 100 थी, g की वैल्यू 1000 थी, सॉरी 10 थी, तो 1000 हो जाएगा। cos 45 1/√2 होता है, माइनस mv²/r, तो मुझे याद हो गया 25 आया था, तो फिर से 25 ही आएगा। अब देखिए 1/√2 लगभग 0.707 होता है ना। ये डाटा कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए। 1/√2 0.707, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 707 आ जाएगा, माइनस 25। तो N3 की वैल्यू कितनी आ गई, 707 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 682। तो ये देखिए नॉर्मल भी आ गई यहाँ पर। खैर हमें तो फ्रिक्शन पूछा गया था, तो मैं फ्रिक्शन पे भी कमेंट करूँगा। अब देखिए एक mg की कंपोनेंट mg cos 45 तो उधर थी, क्या एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी mg sin 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन फिर से देखिए स्पीड कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए टेंजेंट डायरेक्शन में, 0 होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कब 0 हो सकती है, जब फ्रिक्शन पीछे लगे और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो, mg sin 45 के इतना ही हो। अब अगेन देखिए mg की वैल्यू 1000 हो गई, sin 45 वही 0.707, तो 707 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट बिफोर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जस्ट आफ्टर सी का मैं, है ना, सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नॉर्मल ऊपर मान लेता हूँ N4। क्या अब तो याद हो गई, mg cos 45 इधर हो जाएगा, है ना। क्या, क्यों? क्योंकि mg इधर होगा। ये एंगल देखिए 45 डिग्री है ना, 90 डिग्री था, तो उसका बीचों बीच कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितनी होगी, 45 डिग्री। mg cos 45 और एक mv²/r लगेगा सेंटर से दूर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर नेट फोर्स आप 0 करो तो N4 किसके बराबर आ जाएगा, mg cos 45 डिग्री प्लस mv²/r, है ना, v इसकी इधर थी। अब देखिए फिर से याद हो गया, mg cos 45 यही आएगा ना, बार बार वही आएगा, 707, और mv²/r आपने सॉल्व कर रखा है 25 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5, ये कहाँ चला गया, हम्म, 707 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 732 न्यूटन। क्या, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, 732 न्यूटन। ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। अब हम लोग लगे हाथ फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए
इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट आएगा कितना, mg साइन 45 डिग्री। अगेन स्पीड कांस्टेंट है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए, ठीक है, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। और कब, जब जीरो होगा कब होगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन 45 डिग्री के बराबर हो एकदम। अब अगेन mg साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1000 इंटू 1/√2, यानी अगेन 707 न्यूटन। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लगे हाथ तीसरा पार्ट भी आ गया है ना। तीसरा पार्ट में बोला गया फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेज सी, मतलब जस्ट पहले और जस्ट बाद। तो N3 और N4 भी हम लोग निकाल चुके हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये लास्ट वाला पार्ट ही पूछा जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि उसके लिए आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा ही फिर से। What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire which will ensure that the cyclist can move with constant speed? मतलब मिनिमम फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए कि साइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके। तो देखिए डी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम नॉर्मल की वैल्यू कहाँ आई, आप देख सकते हो यहाँ 975 आई, फिर 1025 आई, जस्ट बिफोर सी 682 न्यूटन आई, और जस्ट आफ्टर सी 732 न्यूटन आई। तो नॉर्मल की जहाँ सबसे कम वैल्यू है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी वहाँ सबसे कम होगी। आई बात समझ में। तो अगर वो पार्टिकल यहाँ पर बिना स्लिप किए हुए निकल गया तो वो हर जगह बिना स्लिप किए हुए निकल जाएगा। यानी सबसे खतरनाक पॉइंट इस पूरे जर्नी में पता है क्या है, सी पॉइंट तो है, ठीक है, कौन सा सी वाला पॉइंट, सी के जस्ट पहले वाला पॉइंट, वो सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगर आप वहां पर स्लिप नहीं किए तो बाकी जगह आप स्लिप नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ये नॉर्मल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, फ्रिक्शन जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, बिफोर सी, मतलब अगर स्लिप नहीं करना है तो फ्रिक्शन 707 न्यूटन चाहिए और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, फ्रिक्शन इतना तो चाहिए लेकिन ये फ्रिक्शन म्यू एन से कम होनी चाहिए। कौन सी एन, N3, है ना, जस्ट बिफोर सी, यही खतरनाक पॉइंट है, वहीं पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग। क्या आप देख रहे हो यहाँ से μ3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 707/N3, और N3 की वैल्यू कितनी है 682। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लीजिए। तो ये आ रहा है 1.037। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू 1.037 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1.037, ठीक है। यूनिट नहीं होती है म्यू की, है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन था, सी वाला पॉइंट था, वो भी सी का कौन सा पॉइंट, जस्ट बिफोर सी, ठीक है। क्यों, वहाँ नॉर्मल कम है तो आपके स्टॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो स्टॉक होता है उसमें सबसे कम फ्रिक्शन वहीं पर लग रही है, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।